नमस्कार दोस्तों, यह आरबीएससी की कक्षा 8 की हमारा राजस्थान नामक पाठ्य पुस्तक है। पाठ थर्ड, ठीक है। पाठ फर्स्ट कक्षा 6 की, पाठ 2 7 की कक्षा और पाठ थर्ड कक्षीय 8 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। तो चलिए इसके 7 पाठ पढ़ लिए पढ़ने, अब 8वां पाठ है और यह पाठ्य पुस्तक ऑथेंटिक है और जितने भी एग्जामों में जो राजस्थान की जीके आती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हर फैक्ट को समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति एवं आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कानूनों की आड़ में भी जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटना होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली में एक जमीन का टुकड़ा, तिरुचिरापल्ली नहीं है, तिरुचिरापल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूमि स्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। बताइए भूदान आंदोलन राजस्थान में कौन से जिले में चला था? नागौर जिले में। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया। ग्रामदान अधिनियम 1971। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी में सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि, भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। और भू राजस्व अधिनियम 1956। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। आओ अभ्यास करें। भूमि सुधार कानून कौन कौन से बने, उनकी सूची बनाइए। तो 1955 में कौन सा कानून पारित हुआ? भू काश्तकारी अधिनियम, ठीक है ना। और भू राजस्व अधिनियम 1956। राजस्थान में भूदान आंदोलन कौन से जिले में चला था? सर्वप्रथम नागौर।
नागौर। फिर राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया था? 1971 में। भूमि सुधार कानून कौन कौन से बने, उनकी सूची बनाइए। अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा वालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1955। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दोबारा से राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावकारी रूप से लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब। राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया था? यहाँ पर कब अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया? 1955। और केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया? 1989, यानी 9/8/1989, जिसमें दलितों को आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के कार्य करता है। कौन करता है? वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथा देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.10% है। 11 के अनुसार कितनी है? 52.10। महिला साक्षरता कितनी है? 52.10। फिर जो सन 1951 में कितनी थी? 2.51।
52 है, 0.10 है, ये 2.51। ठीक है, प्रतिशत थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। पहला है राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। कब किया राज्य महिला आयोग का गठन? 15 मई है 1999। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवा आयोग में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब कुल 4, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आओ अभ्यास करें। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों का नाम लिखिए। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में कितनी महिलाएं होती है? 10 से 20 महिलाएं। ठीक है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, यहाँ पर महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोबारा से महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला, वार्ड सबला। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। अच्छा, सबला किन के लिए संचालित की जा रही है? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए, जो विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता और कौशल विकास। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पहले बचाओ हो फिर पढ़ाओ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान हैं, जो ये हैं: हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन 2005, हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन हुआ था 2005 में। दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 संशोधन 1986 और 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची बनी है। मतदान प्रक्रिया। विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे, तभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे, यानी कि मॉनिटर। तभी गीता शिक्षक से पूछती है, गुरुजी क्या विधान सभा व लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का प्रयोग किया जाता है। EVM के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक EVM द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इनमें से अधिक अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, EVM को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। एक पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। कितने होते हैं? मतदान दल में एक तो पीठासीन अधिकारी, ठीक, व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। पूछ ले क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ भी चुका है। बताइए पीठासीन अधिकारी किस में होता है? मतदान दल में। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची में मिलान किया जाता है। इसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी की अंगुली पर, बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमृत शाही लगाई जाती है। मतदान रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता EVM मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां वह EVM का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल EVM के साथ VVPAT का भी प्रयोग किया जाता है। VVPAT का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्न अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में EVM के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। यह है VVPAT। VVPAT ये है। ये तो देख ली, ये नहीं देखी। VVPAT को बाद में पढ़ेंगे। नोटा। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो
वह अंतिम नोटा नॉन ऑफ द अबव बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। BBPAT का पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसको EVM के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में दोबारा क्या है BBPAT का पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसको EVM के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। इसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदाता की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार गीता सहित अन्य विद्यार्थियों ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। गतिविधि: शिक्षक प्रोजेक्टर के माध्यम से EVM व BBPAT पर फिल्म दिखाएं। प्रोजेक्टर के माध्यम से सुव्यवस्थित